तो आज सदी के सबसे बड़े नेता, 20वीं सदी के महानायक, 21वीं सदी के भी महानायक कह सकते हैं, महात्मा गांधी जी का क्या है, जन्म दिवस है। और महात्मा गांधी जी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि सादगी के प्रतीक थे, गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका भी जन्म दिवस है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और सन 2024 में हम महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती मना रहे हैं। आज के दिन को राष्ट्रीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय दिवस हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। और महात्मा गांधी जी आज आपको पता है कि वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक हैं। आज भारत सबसे युवा देश है, हमारे यहाँ पे युवा कार्यशील आबादी सबसे ज़्यादा है। 2047 में हमने विकसित भारत का सपना देखा है। तो वर्तमान में महात्मा गांधी कितने प्रासंगिक हैं, युवा शक्ति के लिए कितने प्रासंगिक हैं। और गांधी सिर्फ राष्ट्रीय नेता नहीं थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक भर नहीं थे। गांधी एक वैश्विक नेता थे, विश्व के अग्रदूत थे। उन्होंने विश्व को ऐसे बहुत सारे हथियार दिए जिससे शांति के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, गांधी कहते हैं कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव खुद में लेकर के आओ। पहले स्वयं को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, आप सभी नाम जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियां इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होंगी कि हार्ड मांस के से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर आया था। यानी कि गांधी जी जिस तरीके से उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, जिस तरीके से उनके विचार थे, आज आप देख रहे हैं संघर्ष की दुनिया बन चुकी है। आज पूरा विश्व संघर्षरत है, हर तरीके का संघर्ष चल रहा है। कहीं पे तनाव की स्थिति है, कहीं तनाव युद्ध तक पहुंच चुका है। और ऐसे में गांधी सबसे प्रासंगिक हो जाते हैं। तो गांधी को इसीलिए मैंने 20वीं सदी के महानायक के साथ साथ 21वीं सदी का भी महानायक कहा है। ये 21वीं सदी के भी महानायक हैं गांधी जी। तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी एक अपरिहार्य भूमिका रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि गांधी जी यदि नहीं होते तो हमारे देश की आज़ादी का स्वरूप अलग होता। इस पे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। और यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक यदि कोई है या स्टेट पीसी में सबसे फेवरेट टॉपिक कोई है तो गांधी जी हैं। कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको इनसे मिल जाएंगे, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो जरूरी है कि गांधी जी के बारे में आप कुछ जाने, शास्त्री जी के बारे में आप कुछ जाने। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक बार आपको, वैसे आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, मैं जब ऑनलाइन बैच में पढ़ाता हूं तो मैं बहुत डिटेल में, बहुत तारतम्यता के साथ गांधी जी को पढ़ाता हूं। और शास्त्री जी के बारे में मैंने आपको इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत तारतम्यता के साथ पढ़ाया। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आज का ये सेशन आपको काफ़ी कुछ रिवाइज हो जाए। गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी घटनाक्रम हैं, गांधी जी के क्या विचार रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय संविधान को, भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन कौन से ऐसे विचार दे करके गए हैं। गांधी जी हर एक क्षेत्र में अपने विचार दे करके गए हैं। और गांधी जी केवल स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नहीं थे, गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ भारत के जो सामाजिक सुधार हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 2 अक्टूबर को पूरा देश महात्मा गांधी जी की 2024 में 155वीं जयंती अब हम मना रहे हैं। और स्वच्छता से जोड़ करके इस जयंती को जोड़ा जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण से उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें किसने दी है, अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। महात्मा की भी जो उपाधि उनको दी गई, ये भी एक उपाधि है। ये उपाधि किसने दी? और आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का आज महत्व इतना ज़्यादा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमारी मुद्रा है, उस मुद्रा में हर जगह गांधी जी हैं। देखिए, ये जो भारतीय मुद्रा है, हर जगह गांधी जी हैं। बिना इनके कोई भी मुद्रा मान्य नहीं है। तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। संगीत में बहुत गहरी रुचि थी गांधी जी की। शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं इस पे बात करूंगा। गांधी जी ने भजन को लेकर के बात कही, इस पे सब पे मुद्दों पे बात करेंगे। गांधी जी की पर्यावरण सुरक्षा पर, आज हम सतत विकास की बात कर रहे हैं ना, आज तो सतत विकास की बात आज कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले गांधी जी पर्यावरण सुरक्षा की बात करके गए। भ्रष्टाचार खत्म करने के ऐसे बहुत सारे टूल्स दिए उन्होंने। तो अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट आएंगे आपके साथ
और ये फैक्ट ऐसे होंगे जो फैक्ट आपको बहुत काम आएंगे। आज मैं ये भी बताऊंगा कि भारतीय मुद्रा पर गांधी जी की नोट पर गांधी जी कैसे आए, मुद्रा पे कब आए, कैसे आए, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं चाहता हूं कि इस बहाने आपको आज कुछ बता के जाऊं। सबसे पहली चीज आप जानते होंगे, हमारे देश के एक और महानायक हैं सुभाष चंद्र बोस। मैं उनसे भी बहुत प्रभावित हूं, आप सब भी बहुत प्रभावित होंगे। उनके द्वारा ही महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी, है ना। 4 जून 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो में संबोधन में उन्होंने ये उपाधि दी थी। और भारत सरकार ने इस पे कोई आधिकारिक मान्यता नहीं दी। ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई ऐसा नहीं, ये जो राष्ट्रपिता हम महात्मा गांधी जी को कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की उस उपाधि के तौर पे कहते हैं। ऐसा भारत सरकार ने नहीं कहा कि राष्ट्रपिता है, ऐसा नहीं है, कोई आधिकारिक मान्यता नहीं। ये रफली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ इतिहास ऐसा भी कहते हैं कि एक वैद्य थे जीवन राम कालिदास, उनके द्वारा 1915 में इनको महात्मा कहा गया था। तो 2-3 फैक्ट आते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एग्जाम वगैरह में आपके काम का है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। वैसे गांधी जी का नाम आप सभी जानते हैं, मोहनचंद करमचंद। तो अभी गांधी जी पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मोहनदास से गांधी जी बनने तक की जो यात्रा है उसको बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। कैसे गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ और वहां से गांधी जी तक का जो सफर है वो कैसे एक व्यक्ति जो है गांधी जी तक पहुंच जाता है। महात्मा गांधी जी का जो एक शुरुआती नाम मोहनदास, मोहनदास से महात्मा गांधी बनने तक का सफर, उस पूरे सफर को आज आप मेरे साथ जानने वाले हैं। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इस पे हम आएंगे। करमचंद पिताजी का नाम था। गुजरात में आमतौर पे पिताजी के नाम जोड़ करके हम चीजों को देखते हैं। तो अब जो मैं शुरुआत करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं जिनसे महात्मा गांधी जी के बारे में आपको समझ में आएगा कि महात्मा गांधी एक्चुअल में कितने बड़े नेता थे। और आप सभी को पता होगा विश्व के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स जितने भी थे, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग रहे हों, है ना, चाहे नेल्सन मंडेला रहे हों, चाहे दलाई लामा रहे हों, चाहे आपके लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, ये सभी महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रेरित थे। और गांधी जी ने भारत में तो अलग जगह ही स्वतंत्रता की, भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान तो दिया, लेकिन साथ ही दक्षिण अफ्रीका में पहली लड़ाई लड़के आए। और इसके बाद जब गांधी जी ने भारत में इस तरीके के प्रयोग किए, सत्याग्रह का, सत्य का, हिंसा का, तो फिर गांधी जी लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व एशिया, यूरोप, ये सारे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। तो पूरे विश्व को प्रभावित किया उनके विचारों ने। और जो मैं एक बहुत बड़ा विचार मुझे जो गांधी जी का लगता है वो यही लगता है कि जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो उसको खुद में लेकर आओ, पहले खुद से परिवर्तित करो, खुद से परिवर्तित करो। गांधी जी ऐसी कोई भी बात नहीं करते थे जो बात वो स्वयं न मानते हो। जब तक वो स्वयं नहीं मानते थे इस बात को, तब तक वो दूसरों को लेकर के उस पर प्रेरित नहीं करते थे। अब देखिए, आज आपको पता है भारत एक युवा देश है, एक जीवंत देश है, एक ऊर्जावान देश है, एक गतिशील देश है। और भारत के जो युवा हैं, यदि इनको जीवंत, ऊर्जावान और गतिशील होना है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होना है, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं, तो आपको एक सही मार्ग पर चलना पड़ेगा। और ऐसे में आपको गांधी जी की एक बात याद रखनी पड़ेगी। गांधी जी एक बात कहते थे कि आपकी मान्यताएं ही आपके विचार बन जाते हैं, आप जो मानते हैं वही आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार ही आपके शब्द बन जाते हैं, और आपके शब्द ही आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य ही आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें ही आपका मूल्य बन जाते हैं, और आपके मूल्य ही आपकी नियति बन जाते हैं। युवाओं के लिए गांधी जी ने इतना बड़ा एक सेंटेंस दिया, मैं इससे बहुत प्रभावित हूं। फिर से सुनिएगा, गांधी जी ने युवाओं के लिए एक बात कही। युवा कहें, सबके लिए कहें, पर युवाओं को सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी का टाइम आपका बदलाव का है। गांधी जी कहते हैं आपकी जो मान्यताएं हैं, जो आप मानते हैं, वही आपके विचार हैं।
वो धीरे धीरे आपके विचारों में गहनता से जाने लगते हैं। आपके विचार ही आपके शब्दों के तौर पे निकल के सामने आते हैं, आपके शब्द ही आपके कार्य बन जाते हैं। जो भी आप विचार करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, धीरे धीरे आपके कार्यों में परिणित होता चला जाता है और ये कार्य ही आपकी आदत बन जाते हैं और ये आदत ही आपके मूल्य बन जाते हैं और ये मूल्य ही आपकी नियति बन जाती है और ये नियत आपकी सफलता है, आपका वर्तमान रूप है। यदि आप सफल हैं या असफल हैं, आपको अपने विचारों पे काम करना पड़ेगा, अपनी मान्यताओं पे काम करना पड़ेगा। गांधी जी इस मुद्दे पे बहुत बात करते हैं। महात्मा गांधी जी को 20वीं शताब्दी का दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक नेता, सबसे बड़ा आध्यात्मिक नेता माना गया। केवल राजनीतिक नहीं, साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता के तौर पे भी गांधी रहे और पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति का, प्रेम का, अहिंसा का, सत्य का, ईमानदारी का, मौलिक शुद्धता का, करुणा का, इन सभी उपकरणों का उन्होंने सफल प्रयोगकर्ता के तौर पे पूरा विश्व याद करता है गांधी जी को। पूरा विश्व, भारत तो याद कर ही रहा है पर पूरा विश्व याद करता है। एक अंतरराष्ट्रीय लीडर के तौर पे वो निकले, गांधीवाद जैसी विचारधारा दी और गांधी जी ने कहा भी था, गांधी तो मर सकता है पर गांधीवाद नहीं मर सकता है। इसीलिए मैंने उनको 21वीं सदी के महानायक के तौर पे भी कहा। हर बात पे हम गांधी जी को लेकर के आ जाते हैं। अच्छा, आज बहुत सारे लोग अभी मतलब गांधी जी के बारे में अभी बहुत सारी चीज हम जानते भी नहीं है। जितना भी इनके बारे में अध्ययन किया जा रहा है उतना ही नई नई चीजें समझ में आ रही हैं, उतने ही दृष्टिकोण नए नए खुल के सामने आ जा रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के बल पर उपनिवेशवादी सरकार जो भारत में थी उसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट किया, आजादी की अलग जगाई। और आज दुनिया में किसी भी देश में जब शांति मार्च की बात निकलती है, जब अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाता है, जब हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाता है, तो ऐसे सभी अवसरों पे पूरी दुनिया को गांधी याद आते हैं। आज जब हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच जब हम संघर्ष को देखते हैं तो हमें गांधी याद आते हैं। जब हम रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देखते हैं तो गांधी याद आते हैं और ये गांधी वाला देश है। आज हमारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में गांधी दिखते हैं, आज हमारी अर्थव्यवस्था में गांधी दिखते हैं, आज हमारी राज व्यवस्था में, हमारे संविधान में गांधी दिखते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के जो विचार, दर्शन और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले समय तक प्रासंगिक रहेंगे, कभी भी अप्रासंगिक नहीं होंगे। क्योंकि वो जो कह के गए, वो वर्ग समन्वय की बात कह के गए, वर्ग संघर्ष को लेकर के गांधी नहीं चले। अब मैं गांधी के यदि विचारों की बात करूं, गांधी जी ने शस्त्रशाली, सबसे शक्तिशाली अस्त्र के तौर पे अहिंसा का उपयोग किया और अहिंसा के साथ सत्य और अहिंसा के आधार पर एक सत्याग्रह का उपयोग किया। गांधी जी ने कहा, मैं वो किसी भी जो है धर्म को नहीं मानता हूं जो सत्य और अहिंसा के तराजू पर खरा नहीं उतरता है। हर एक चीज को वो सत्य और अहिंसा के तराजू पर खरा हो। गांधी जी सर्वोदय की बात करते हैं, गांधी जी अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करते हैं, गांधी जी स्त्रियों की शिक्षा पे भागीदारी, राजनीति में भागीदारी, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, यानी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज यही सब मुद्दे तो चल रहे हैं। गांधी जी साध्य और साधन की पवित्रता पर बल प्रदान करते हैं। गांधी जी कहते हैं केवल लक्ष्य पवित्र होने से कुछ नहीं होगा। गांधी जी कहते हैं लक्ष्य के साथ साथ आप जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो आपके साधन है वो भी पवित्र होने चाहिए। गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा की बात करते हैं, गांधी जी जन भागीदारी की बात करते हैं, गांधी जी मशीनीकरण की आलोचना करते हैं। मुझे लगता है आज यदि गांधी जी होते तो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध करते, क्योंकि उनको लगता, क्योंकि मशीनीकरण के विरोधी थे, औद्योगिकरण के विरोधी थे, वो कुटीर उद्योगों पर बल प्रदान करते, तो उन्होंने पूरी दुनिया को खादी और चरखा दिया, क्योंकि वो स्वावलंबन की बात करते थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी विज्ञानवाद के विरोधी थे, विज्ञान के विरोधी नहीं थे, वो तार्किक, उनके तर्क आप सुनेंगे तब आपको ज्यादा चीजें अच्छे समझ में आएंगे। गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत यानी कि पूंजीवाद के समर्थक थे, ट्रस्टीशिप सिद्धांत के समर्थक थे। गांधी जी सर्वोदय की अवधारणा को रखते थे, वर्ग समन्वय की अवधारणा को रखते थे, मातृभाषा में शिक्षा के समर्थक थे। तो गांधी जी ने जनता की क्षमता के अनुसार जनता को जागृत करने का काम किया। गांधी जी ने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति का उपयोग किया। उन्होंने नियंत्रित जन आंदोलनों के माध्यम से जनता की व्यापक भागीदारी की। जब उन्हें लगा कि आंदोलन कमजोर होने वाला है तो उन्होंने आंदोलन को
ये एक दूरदर्शी नेता के ही गुण हो सकते हैं। ये दूरदर्शी नेता जो होता है, लीडर होता है, उसी के गुण हो सकते हैं। वही जो है इस स्तर पे जाकर के चीजों को सोच सकता है। गांधी जी एक साधारण राजनीतिक जीवन शैली से जुड़े हुए व्यक्ति थे। बहुत ही सादगी, बहुत ही साधारण, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को केंद्रीय भूमिका में लेकर के चले। रचनात्मक कार्यों से जनता को स्वावलंबी और गतिशील बनाने की बात की। जितने भी आंदोलन हुए सब में रचनात्मक कार्य जुड़े रहे। तो अब मैं आपको गांधी जी का एक संक्षिप्त कालानुक्रम बताने वाला हूं कि उनका जीवन किस तरीके से चला, और आप सभी को जानना चाहिए कि गांधी जी के जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1904 को एक और महापुरुष जन्मे, लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी आज हम जयंती साथ में मना रहे हैं गांधी जी के। ये उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के पास ही, बनारस मुगल सराय के पास ही इनका जन्म हुआ। मैं भी इस पे भी आऊंगा, शास्त्री जी के साथ भी आऊंगा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया कस्तूरबा से। कभी आप एक पुस्तक जरूर पढ़िएगा, सत्य के प्रयोग, और गांधी जी पे एक मूवी भी बनी हुई है, जरूर आप उसको भी देखिएगा। पढ़ना चाहिए आपको, एक पुस्तक अपनी हैबिट में लाइए, बढ़िया पढ़ते रहिए उसको। ठीक है, तो सत्य के प्रयोग पढ़िएगा, उसमें गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने स्वीकारा है। लोग अपनी गलतियां नहीं स्वीकारते, गांधी जी ने अपनी हर एक छोटी बड़ी कमी सबको स्वीकारा है। उन्होंने कहा सत्य के साथ प्रयोग, हम असत्य के साथ प्रयोग करते रहते हैं, गांधी जी ने सत्य के साथ प्रयोग किया। तो 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से विवाह किया। 1882 में उनका विवाह हुआ था। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए, वकालत डिग्री को पूरा करने के लिए। 1888 में गांधी जी जो है इंग्लैंड चले गए, और इसके बाद जब वहां से उन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली तो 1893 में उनके एक मुवक्किल थे दादा अब्दुल्ला, उसकी कानूनी समस्याओं को सुलझाने के लिए डरबन चले गए, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब जब डरबन गए तो गांधी जी वहां नस्लीय भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। जब गांधी जी गए तो एक रेल में, आप सभी ने ये कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं, एक जगह था पीटर मारिसबर्ग, ये एक स्टेशन है रूस का, वो माफ करें दक्षिण अफ्रीका का, रूस नहीं दक्षिण अफ्रीका। पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। जब आप गांधी जी ट्रेन में बैठे थे तब तक तो मोहनदास थे। यहीं पर जन्म होता है करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, यहां से गांधी बनते हैं वो, यहां से वो महात्मा गांधी की लपट उनके सीने में आती है। तो पीटर मारिसबर्ग में वो प्रथम श्रेणी के डिब्बे पे जब गांधी जी यात्रा कर रहे थे तो उसी दौरान जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेजों के द्वारा उनको, जबकि उनके पास टिकट था, सब कुछ था, लेकिन नस्लीय भेदभाव और अपमान, और जो ये अपमान था, उन्होंने कहा ये अपमान अब मैं दूसरों को नहीं होने दूंगा, और उन्होंने वहां पे मुहिम चलाई। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1899 में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। जब वहां पे बोअर युद्ध हुआ तो जो वहां के स्थानीय थे बोअर जाति, उनके मदद के लिए उन्होंने एम्बुलेंस सेवा चालू की, कार एम्बुलेंस सेवा चालू की। ये एम्बुलेंस उस टाइम का नहीं, लेकिन एक उनकी मदद करने के लिए। 1903 में गांधी जी ने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। देखो ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है, तो रफली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। 1904 में नेटाल में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की, और टॉलस्टॉय जो है इसके बाद फॉर्म बना आपका बना। 1906 में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। 1908 में मगन लाल गांधी सुस्त्रीकरण सदाग्रह के आधार पर सत्याग्रह पद को अपनाया उन्होंने। ठीक है, मगन लाल गांधी जी का सूत्र था सदाग्रह, वैसे ही गांधी जी ने सत्याग्रह, एक नया अस्त्र बनाया इन्होंने जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। 1909 में उनको जो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, तो 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज को भी लिखा। हिंद स्वराज से भी क्वेश्चन पूछता है, और एक जहाज था जिस जहाज पर यात्रा कर रहे थे किल्डोनन कैसल, उसी पर ही उन्होंने हिंद स्वराज को लिखा था। इसके बाद 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। देखो सबसे पहले फिनिक्स सेटलमेंट इस्टेब्लिशमेंट किया, और 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया। सब कुछ अफ्रीका की घटनाएं हैं।
1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का दक्षिण अफ्रीका में दौरा आरंभ हुआ और एक बार गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी की मुलाकात भी हुई। जब गांधी जी भारत वापस आए तो गांधी जी ने अगेन गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की और वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अभी 1-2 साल तुम्हें भारत में कुछ नहीं करना है, पहले भारत को समझो, भारत को घूमो। तो जब गांधी भारत आए तो भारत दर्शन किया उन्होंने। 1915 में उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी जो है अंग्रेजों की मदद कर रहे थे उस दौरान पे। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को आपको पता है कि गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी दिन को हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। ठीक है, 1917 में ही गांधी जी ने अपने राजनीतिक प्रयोग चालू कर दिए। पहला सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, पहली भूख हड़ताल की गांधी जी ने। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद अहमदाबाद, ये गुजरात की घटना है। और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, किसानों को लेकर पहला असहयोग आंदोलन चलाया उन्होंने। खेड़ा सत्याग्रह पहला असहयोग था देखा जाए तो। इसके बाद 1919 में आपको पता है रॉलेट एक्ट आया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी अपनी जितनी भी उपाधियां हैं सब वापस कर दीजिए। केसर हिंद वापस कर दिया उन्होंने, है ना। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी वापस की थी क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था 1919 में। तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ अमृतसर में रॉलेट एक्ट के तुरंत बाद, वही एक बहुत बड़ा कारण बना था। 1920 में हंटर आयोग को अमृतसर के जलियांवाले बाग नरसंहार की जांच के लिए नियुक्त किया गया था और हंटर आयोग ने क्लीन चिट भी दे दी थी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा वो कमीशन बना नहीं। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होता है। देखिए मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपको चीजें बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने 1922 में बारदोली तालुका में भू राजस्व के भुगतान के मामले पर एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का संकल्प लिया था, लेकिन उसी दौरान चौरा चौरी में एक घटना घट जाती है, पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है और इस घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन चालू होता है 1920 में और 1922 में वापस हो जाता है फरवरी में। ठीक है, देखिए मैं गांधी जी का एक बहुत जिस्ट आपको बताने जा रहा हूं। जो चीज पढ़ने में आपको बहुत लंबा टाइम लगता है, मैं चाह रहा हूं आपके दिमाग में एक बार रिवाइज करा दूं। ठीक है, 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी केवल एक बार जो है, ठीक है, 1924 में उसके अध्यक्ष बने। 1925 में गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन किया। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन गांधी जी के द्वारा 1925 में किया गया और 1925 में ही गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये वाली आपको पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये ऑटोबायोग्राफी जो है गांधी जी ने 1925 में लिखी। इसके बाद 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इस समय। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। 1930 में गांधी जी ने फिर से एक नया सत्याग्रह चालू किया दांडी मार्च के तौर पे, लेकिन यह सत्याग्रह रुक गया जब गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में ही गांधी जी गांधी इरविन समझौता के तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करने पहुंचे, तो एकमात्र प्रतिनिधि थे गांधी जी। 1932 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसका उद्देश्य था कि भारत के दलित वर्गों सहित कई समुदायों को अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना। इसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। तो गांधी जी अनशन में बैठ गए। 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी कम्युनल अवार्ड के खिलाफ थे और इसमें दलित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद की सीटों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, और ये जो है 1932 में जब गांधी जी को लगा कि अब भारत को तोड़ने का काम चल रहा है, तो ऐसे में गांधी जी ने हरिजन उत्थान आंदोलन, अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन, इस दिशा में काम करना चालू किया। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और इसके बाद 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली। ठीक है, हरिजन सेवक हिंदी में निकलती थी, हरिजन बंधु गुजराती में निकलती थी। ये एक पत्रिका निकालनी चालू की। और 1936 में आपको पता है बायकॉम सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी की भी
मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से भूमिका थी। त्रावणकोर केरल में हरिजनों के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार खोल दिए गए। तो गांधी जी अस्पृश्यता आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, इनमें लग गए। लेकिन फाइनली द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, कांग्रेस के ने सभी मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया। 1937 में आम चुनाव हुए थे, 28 महीने सरकार चली। सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि भारतीयों की सहमति नहीं ली गई थी, ठीक है। अब देखो बहुत कम टाइम पे आप अभी देश की आजादी तक आ जाओगे, है ना, इतना आपको बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया। उधर सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे थे, ठीक है, उधर उन्होंने भी बिगुल फूंक दिया। वहीं पर राष्ट्रपिता का जो है उन्होंने संबोधन किया सिंगापुर रेडियो से। 1946 में देखो भारत छोड़ो आंदोलन कुछ समय बाद धीरे धीरे गति उसकी कमजोर हो जाती है। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। ये सब भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक स्वरूप रहता है। आजाद हिंद फौज के द्वारा भी लगातार प्रयास किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। फाइनली 1946 में 3 सदस्यीय ब्रिटिश मंडल भारत पहुंचता है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, ये सारे पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनती है कि भैया संविधान बनाया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा बनाई जाएगी। और इस संविधान सभा में अब एक चीज मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं। आप लोग गांधी जी की ये फोटो देखते हैं हमेशा, ये हंसती हुई मुस्कुराती फोटो कहां देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं फोटो। ये फोटो कैसे आई? ये फोटो दरअसल पैंथिक लॉरेंस के साथ गांधी जी की ये फोटो है। देखो एक्चुअली ये फोटो रियल में ऐसी है, गांधी जी का इतना कटआउट ले लिया गया है, ये इतना हिस्सा ले लिया गया है। ये है पैंथिक लॉरेंस और इनके साथ गांधी जी की ये फोटो है। तो गांधी जी की ये फोटो का ये हिस्सा जो है फोटो में नोट में छाप दिया गया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा जो आप देखते हैं, ये यहां से लिया गया, इसका कटआउट। अभी मैं आऊंगा नोट पे गांधी जी कब आए, कैसे आए, ये भी डिस्कस करेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनी। 30 जनवरी 1948 को एक बहुत ही दुखद घटना हुई और गांधी जी की हत्या कर दी गई। गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। इसके बाद यमुना नदी के तट पर एक जगह है राजघाट, ठीक है, राजघाट दिल्ली में गांधी जी का एक स्मारक बनाया गया। आज भी गांधी जी की वहां पे समाधि है। और गांधी जी का जो अंतिम संस्कार किया था रामदास जी ने किया था। तो इस देश के एक महानायक का पार्थिव शरीर तो चला गया, लेकिन विचार आज भी हमारे बीच में है। आज भी हम उनको याद करते हैं, आज भी हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। गांधी जी ने स्वावलंबन की बात कही। गांधी जी ने भारत के गांव में रहने हुए गरीब लोगों के लिए राहत कार्यक्रम के तौर पे खादी को अपने आंदोलन का आधार बनाया। उन्होंने कहा विदेशी वस्तुएं जो है निर्भरता का प्रतीक है, इनका अंत कर देना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने चरखा को आधुनिक युग का अस्त्र बना दिया। उन्होंने कहा मनुष्य को मशीनों का गुलाम नहीं बनना है, श्रमिकों को प्रस्थापित कर देंगी मशीनें, इसलिए चरखे को मानव समाज का प्रतीक के तौर पे उन्होंने रखा। उन्होंने मशीनों का महिमा मंडन नहीं किया, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भरता की बात कही। चरखा को गरीबों का पूरक बना दिया। लोग चरखा काटते थे और उससे उनकी आय सृजित होती थी। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काम किया, गांधी जी ने भारत की आज़ादी में काम किया, गांधी जी ने पूरे विश्व को इंस्पायर किया। बहुत कम लीडर ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व को इंस्पायर करते हैं, बहुत कम लीडर ऐसे होते हैं जो पूरे विश्व को ही इंस्पायर कर दे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन गांधी जी ऐसे थे जिन्होंने पूरे विश्व को इंस्पायर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ गांधी जी के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा मुद्रा के बारे में भी आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। गांधी जी के बारे में शायद इतने फैक्ट, इतने तथ्य आप लोग पहले कभी ना पढ़े हों, लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को जो है आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ। गांधी जी के बारे में बहुत कुछ आप लोग जान पाएंगे आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समय से, है ना। अब देखिए गांधी जी भारतीय मुद्रा पर कैसे आए। आपको मैंने पहले तो वो तस्वीर दिखाई, जो तस्वीर गांधी जी की मुद्रा पे 1946 में तस्वीर खींची गई थी, ठीक है, जिसमें गांधी जी पैंथिक लॉरेंस के साथ खड़े हैं, ठीक है। और ये तस्वीर क्यों चुनी गई, इसके पीछे का कारण है कि गांधी जी की इतनी बढ़िया मुस्कान है। इसमें जीवन में एक चीज सीखिए, देखो ये इसमें गांधी जी की मुस्कान है, मुस्कुराते रहिए, एक मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति है।
और इस तस्वीर का कटआउट जो है, मिरर इमेज जो है रखा गया, इसका एक मिरर इमेज ही आप देखते हैं फोटो में रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 25 के अनुसार जो बैंक नोट का डिजाइन होता है, उसका एक पूरा, उसमें पूरा एक डिजाइन बनाया गया, एक रूपरेखा बनाया गया है। तो उसमें जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अनुमोदन होता है, सारी चीज होती है कि कैसा डिजाइन होना चाहिए। तो जब गांधी जी की 100वीं जयंती थी 1969 में, 100वीं जयंती, गांधी जी की जब 100वीं जयंती थी 1969 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अनुमोदन किया गया। केंद्रीय बोर्ड, रिजर्व बैंक और गांधी जी के इस नोट को लेकर के, जब गांधी जी की 100वीं जयंती थी तो 1969 में ये कहा गया कि नोटों की हम एक नई श्रृंखला लाएंगे और उस श्रृंखला में महात्मा गांधी जी को रखेंगे। आपको पता है पहले अशोक स्तंभ होता था, हमारे देश की जो नोट होती थी अशोक स्तंभ वाली आपने नोटें देखी भी होंगी, हम सब ने देखी होंगी, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो रहता था नोट में। तो 1969 में अपनी नोटों में हमने क्या किया, गांधी जी की तस्वीर सबसे पहली बार अंकित की। और इसके बाद फिर अक्टूबर 1987 में 500 रुपए की जो नोटों की श्रृंखला है उसमें भी गांधी जी आ गए। और इसके बाद फिर 1996 में पूरा रिप्लेस करके सारी नोटें जितनी भी थी सब में गांधी जी को रखा गया। अभी जो नई आपकी नोटें आई हैं सभी नोटों में गांधी जी हैं और गांधी जी इसी तरीके से बने रहेंगे। हमारे देश की आत्मा के तौर पे गांधी जी को रखा जा सकता है। गांधी जी के बिना ये देश जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस देश का जो थॉट प्रोसेस है वो सारी चीज़ें गांधी जी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो 1996 में गांधी जी का जो राष्ट्रीय महत्व है ना, 1996 में रिजर्व बैंक के द्वारा अशोक स्तंभ वाले नोटों को खत्म कर दिया गया और गांधी जी की ही श्रृंखला शुरू कर दी गई। ऐसा नहीं, लीगल नहीं थी वो नोटें, लेकिन वो काफ़ी समय तक चली, लेकिन बाद में, ठीक है। तो ये जितनी भी नोटें होती हैं, ये नोटें पूरी तरीके से मतलब इनकोडेड होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनकी जाली मुद्रा ना बनाई जा सके, दृष्टिबाधित लोग भी नोटों को जो है देख पाए उसके लिए उभार बनाया जाता है ना। अब मैं इसमें एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता, लेकिन नोटों में उभार बनाया जाता है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी इन नोटों को देख सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइनें खींची जाती हैं, यहाँ पे लाइनें खींची जाती हैं नोट पे, है ना। हर नोट पे आप देखेंगे, आपके पास नोट हो तो देख लीजिएगा, लाइनें खींची जाती हैं, उभारदार होती हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी ये नोटें आपकी कारगर होती हैं, वो भी देख सकते हैं, तभी आप देखते हैं नोट पहचान जाते हैं जो भी हमारे दिव्यांग कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें महात्मा गांधी जी के बारे में कही जा सकती हैं। देखो मेरे पास शब्द बहुत हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है और मैं जितना भी कहूँगा वो कम ही पड़ेगा। महात्मा गांधी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें मैं पूरे दिन लेक्चर ले सकता हूँ, पूरे दिन लेक्चर लिया जा सकता है तो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, अब गांधी जी के ही समकक्ष दूसरे बड़े नेता हैं, इन पे भी बात करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ,